नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम में। मैं हूं प्रगति वाजपेयी। मैं आपको बताऊंगी आप वो खबरें जो आपकी जेब जिंदगी पर सीधे असर डालेंगी, यानी पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी सभी खबरें जो कि आपके लिए जानना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने एक बार फिर से अपने कस्टमर्स को झटका दे दिया है। एसबीआई ने सभी अवधि के लिए मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट यानी कि एमसीएलआर को बढ़ा दिया है। इस बार बैंक ने एमसीएलआर में 10 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है। बैंक ने लगातार तीसरी बार ब्याज दर बढ़ाई है। एक साल के लिए एमसीएलआर अब 8.95% हो गई है, जो पहले 8.85% थी। एक साल वाली एमसीएलआर बढ़ने से होम, कार और पर्सनल लोन जैसे सभी तरह के कंज्यूमर लोन्स महंगे हो जाएंगे। 3 साल वाली एमसीएलआर की रेट 9.10% है और 2 साल के लिए 9.05% होगी। इसके अलावा 1 महीने, 3 महीने और 6 महीने की अवधि के लिए ब्याज दरें 8.45 से 8.85% के दायरे में है। ओवरनाइट पीरियड के लिए एमसीएलआर 8.10% के मुकाबले 8.20% होगी। नई दरें 15 अगस्त से लागू हो चुकी हैं। ब्याज दरों में ये बढ़ोतरी ऐसे टाइम पर हुई है जब आरबीआई ने महीने की शुरुआत में लगातार 9वीं बार रेपो रेट को 6.5% पर स्टेबल रखा था। ऑटो मार्केट में डिमांड धीमी पड़ने से डीलर्स के पास इन्वेंट्री का ढेर लग गया है। बढ़ी हुई इन्वेंट्री को कम करने के लिए कार कंपनियों ने इस बार फेस्टिव सीजन से पहले ही डिस्काउंट की घोषणा कर दी है। इस बार डिस्काउंट पिछले साल की तुलना में ज्यादा दिया जा रहा है। इस बार डिस्काउंट सीजन दिसंबर तक जारी रहने की उम्मीद है। मारुति सुजुकी से लेकर हुंडई, टाटा मोटर्स, स्कोडा और होंडा सभी अपने पॉपुलर मॉडल्स पर कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस और एडिशनल बेनिफिट्स की पेशकश कर रहे हैं। कार डीलर्स के पास प्रेजेंट टाइम में इन्वेंट्री बढ़कर 4 लाख यूनिट तक पहुंच चुकी है। ये इन्वेंट्री 60 से लेकर 65 दिन की डिमांड को पूरी करने के लिए काफी है। रियल एस्टेट डेवलपर्स को जीएसटी के मोर्चे पर राहत मिल सकती है। सूत्रों के मुताबिक लैंड डील में डेवलपमेंट राइट्स पर विवादित 18% जीएसटी का मामला जल्द सुलझ सकता है। रियल एस्टेट पर गठित ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा संभव है। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स इस मुद्दे पर अपनी सिफारिश जीएसटी काउंसिल को भेजेगा। जमीन मालिक और डेवलपर्स 18% जीएसटी लगाने के विरोध में है। अभी जमीन मालिकों और डेवलपर्स की खरीद बिक्री पर जीएसटी नहीं लगता है। डेवलपमेंट राइट्स पर 18% जीएसटी से जमीन की कीमत बढ़ती है। इसका बोझ फ्लैट खरीदारों को उठाना पड़ता है। अगर लैंड डील डेवलपमेंट राइट्स पर 18% जीएसटी का मुद्दा सुलझ जाता है तो इससे जमीन मालिक और डेवलपर्स के साथ ही साथ फ्लैट खरीदारों को भी फायदा होगा। अगर आपके पास हिंदुस्तान जिंक के शेयर हैं तो आपको बड़ा फायदा होने वाला है। वेदांता समूह की कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड चालू वित्त वर्ष में अपने शेयर धारकों को 8,000 करोड़ रुपए का विशेष लाभांश देने की योजना बना रही है। हिंदुस्तान जिंक के निदेशक मंडल की अगले हफ्ते होने वाली बैठक में चालू वित्त वर्ष के लिए विशेष लाभांश भुगतान को मंजूरी दी जाएगी। इसमें से लगभग 2,400 करोड़ रुपए केंद्र सरकार को मिलेंगे, जो वित्त वर्ष के लिए उसके गैर कर राजस्व में योगदान देगा। यह स्पेशल डिविडेंड हिंदुस्तान जिंक के हर साल दिए जाने वाले लगभग 6,000 करोड़ रुपए के नियमित लाभांश के अतिरिक्त होगा। सरकार के दखल के बाद भी घर पर खरीदारों की परेशानियां कम नहीं हो रही हैं। प्रोजेक्ट कंप्लीट होने में देरी से घरों की डिलीवरी अटकने की समस्या बढ़ती जा रही है। प्रॉपिकिटी की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक देश के 44 शहरों में 1981 रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में करीब 5 लाख घर अटके पड़े हैं। पिछले 8 सालों के दौरान हर 5 अंडर कंस्ट्रक्शन घरों में से 1 की डिलीवरी अब तक नहीं हो पाई है। जिन 4 घरों की डिलीवरी हुई है उनमें भी घर खरीदारों को 3 से 4 साल की देरी का सामना करना पड़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रोजेक्ट में देरी के चलते अटके घरों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। साल 2018 में ऐसे घरों की संख्या जहां 4,65,555 यूनिट थी, वहीं अब इनकी संख्या 5,08,202 यूनिट पहुंच चुकी है। इन 8 सालों के दौरान डिलीवरी नहीं हो पाए घरों की संख्या में 9% का इजाफा हुआ है। फसल ऋण माफी का तीसरा चरण शुरू हो चुका है। इसमें तेलंगाना के 4,46,000 किसानों को लाभ मिलेगा। तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने अपने चुनावी वादे के मुताबिक 8 जुलाई से 3 चरणों में 2 लाख रुपए तक के कृषि ऋण को माफ करने की प्रक्रिया शुरू की थी। पहले चरण में 1 लाख रुपए तक के कृषि ऋण माफ किए गए। पहले चरण में 6,098 करोड़ रुपए खर्च हुए, जिससे कि 11,50,193 किसानों को लाभ मिला। दूसरे चरण में 6,190 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, जिससे कि 6,40,800
323 किसानों को मदद मिली। महिंद्रा समूह के स्वामित्व वाले मोटरसाइकिल ब्रांड BSA ने भारतीय बाजार में एंट्री की है। कंपनी ने 652 सीसी गोल्ड स्टार 650 मॉडल के लॉन्च के साथ भारत में अपनी शुरुआत की है। दिल्ली में इसकी शोरूम कीमत 2,99,000 रुपए है। दुनिया की सबसे पुरानी मोटरसाइकिल कंपनियों में से एक BSA का 2016 में महिंद्रा समूह की प्रीमियम मोटरसाइकिल कंपनी क्लासिक लीजेंड्स ने अधिग्रहण किया था। क्लासिक लीजेंड्स देश में जावा और येजेडी मोटरसाइकिलें बेचती है। रियल एस्टेट डेवलपर्स एम्पोरियम ने गुरुग्राम के सेक्टर 37C में नया लग्जरी प्रोजेक्ट प्रीमियो को लॉन्च करने की घोषणा की है। प्रीमियो के साथ कंपनी गुड़गांव के रियल एस्टेट मार्केट में प्रवेश करने जा रही है। एम्पोरियम प्रीमियो असाधारण डिजाइन, विश्व स्तरीय सुविधाओं और रणनीतिक स्थान के साथ साथ महानगरीय जीवन को फिर से परिभाषित करेगी। प्रीमियो में 2, 3, 4 BHK के 216 अपार्टमेंट बनाए जाएंगे। 1308 वर्ग फुट के 3600 वर्ग फुट तक के आकार वाले अपार्टमेंट की शुरुआती कीमत 1.57 करोड़ रुपए होगी। बजाज फाइनेंस की सहयोगी कंपनी बजाज हाउसिंग फाइनेंस अपने IPO के लिए 56 से 59,000 करोड़ रुपए का वैल्यूएशन तय कर सकती है। कई सालों बाद बजाज ग्रुप की कोई कंपनी शेयर बाजार में लिस्ट होगी। बजाज हाउसिंग फाइनेंस सितंबर के पहले हफ्ते में IPO को लॉन्च कर सकती है। इस साल जून में बजाज हाउसिंग फाइनेंस ने सेबी के पास ड्राफ्ट पेपर दाखिल किए थे। इसी महीने की शुरुआत में बजाज हाउसिंग फाइनेंस को IPO की मंजूरी मिली है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस के IPO का आकार 7,000 करोड़ रुपए का होगा, जिसमें से 4,000 करोड़ रुपए के ताजा शेयर जारी किए जाएंगे, जबकि 3,000 करोड़ रुपए के बिक्री पेशकश लाई जाएगी। JSW ग्रुप की कंपनी JSW सीमेंट IPO की मदद से 4,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रही है। इसके लिए कंपनी जल्द ही सेबी के पास ड्राफ्ट पेपर दाखिल कर सकती है। सीमेंट सेक्टर में इससे पहले अगस्त 2021 में नुवोको विस्टास अपने 5,000 करोड़ रुपए का IPO लेकर आई थी। JSW सीमेंट के IPO में 2,000 करोड़ रुपए के नए शेयर जारी किए जा सकते हैं और इतनी ही राशि का ऑफर फॉर सेल आएगा। JSW सीमेंट का लक्ष्य IPO से ग्रोथ कैपिटल जुटाना है और अगले 5 सालों के अंदर 6 करोड़ टन प्रति वर्ष की क्षमता के साथ देश के टॉप 5 सीमेंट प्रोड्यूसर्स में एक बनना है। शेयर बाजार में तेजी का फायदा उठाने के लिए कई कंपनियां बाजार में लिस्ट होने की तैयारी कर रही हैं। ई-कॉम एक्सप्रेस लिमिटेड और स्मार्ट वर्क्स कोवर्किंग स्पेस लिमिटेड ने IPO के जरिए धन जुटाने के लिए बाजार नियामक सेबी के पास दस्तावेज जमा किए हैं। ई-कॉम एक्सप्रेस 2,600 करोड़ रुपए का IPO लेकर आएगी। वहीं स्मार्ट वर्क्स की बात करें, स्मार्ट वर्क्स कोवर्किंग के IPO का आकार 600 करोड़ रुपए होगा। IPO दस्तावेज के अनुसार ई-कॉम एक्सप्रेस के IPO में 1,284 करोड़ रुपए के ताजा शेयर जारी किए जाएंगे और 1,315 करोड़ रुपए की बिक्री पेशकश लाई जाएगी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी ओरिएंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का IPO 21 अगस्त को खुलेगा। 215 करोड़ रुपए के IPO के लिए मूल्य दायरा 195 रुपए से 206 रुपए पर शेयर रखा गया है। IPO के तहत ओरिएंट टेक 120 करोड़ रुपए के नए शेयर जारी करेगी। इसके अलावा 95 करोड़ रुपए का OFS भी आएगा। नए शेयरों की बिक्री से मिलने वाली राशि का इस्तेमाल कंपनी पूंजीगत खर्च, नवी मुंबई में ऑफिस खोलने और सामान्य कामकाजी जरूरतों के लिए करेगी। ओरिएंट टेक्नोलॉजीज के पास बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं, बीमा, IT, स्वास्थ्य सेवा और दवा उद्योग के ग्राहक हैं। ये थी आज की प्रमुख खबरें। अब वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे मुलाकात होगी सोमवार को। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने और उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी9 के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताएं। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुभ रात्रि।